हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम सेफ हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे हमारे क्वांटिटेटिव टेक्निक का, दैट इज सिंप्लेक्स मेथड। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने एलपीपी को पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखा था, अब हम इसी को सीखेंगे सिंप्लेक्स मेथड से। तो हमें क्वेश्चन के अंदर z गिवन होगा, दैट इज 12x1 प्लस 16x2 with constraint, that is 10x1 plus 20x2 is smaller than and equals to 120. Second constraint हमें given है 8x1 plus 8x2 that is smaller than equals to 80. x1 and x2 की वैल्यू कितनी है, 0 से प्लस। ये हमारे क्वेश्चन में करके चलते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन बनाना। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजेशन बनाना। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स के अंदर आता ही आता है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, हम इसको इजी तरीके से करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है स्टेप नंबर 1, दैट इज आपकी कंस्टेंट की इक्वेशन क्या है जो आपको गिवन है, 10x1 प्लस 20x2, ये स्मॉलर देन और इक्वल्स टू है 120। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको बराबर लाने के लिए मैं इस इक्वेशन के अंदर एक स्लैब ऐड करूंगा जिसका नाम है S1। मैंने इसके अंदर कुछ ऐड किया तो अब ये इक्वल्स आ जाएगा 120। हमने कोई ऐसी वैल्यू ऐड करी जिससे ये 120 के इक्वल आ जाए, क्योंकि अभी छोटी है इसके अंदर हमने ऐड कर ली। अगर ये ग्रेटर होती तो हम इसके अंदर माइनस कर देते, तो हमने स्लैब 1 ऐड कर दिया। ऐसे ही अगली इक्वेशन में, दैट इज 8x1 प्लस 8x2, ये भी स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 80 है, तो इसके अंदर भी मैं क्या कर दूंगा, एक स्लैग ऐड कर दूंगा जिस स्लैग का नाम हो जाएगा S2। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी 80। बात समझ में आई। हमने कुछ नहीं किया, बस हमारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम लोगों ने इसमें एक स्लैग ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब जब भी हम स्लैग ऐड करते हैं ना, तो ये स्लैग हम z टेबल में, हमारी z इक्वेशन में भी डाल देते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। ये स्लैग हमने ऐड किया है, इनका प्रॉफिट पे कोई रोल नहीं होगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे विद इसका कोफिशिएंट 0s1 प्लस 0s2। ये हमने z की टेबल में ऐड कर दिया। अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसके अंदर क्या करना होता है, आपको टेबल बनानी है, तो हम टेबल बनाएंगे, दैट इज CB, इसके साथ में बनाएंगे B, आप भी ऐसे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ये हमारा हो जाएगा CJ, जो हमारी Z टेबल होती है। CJ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज Z टेबल। तो आप लोग देख सकते हैं, दैट इज CJ हमारे पास कितना है 12, उसके पास में 16, इसका भी 0 एंड इधर भी 0। हमारे बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1, x2, s1 एंड s2। सॉल्यूशन एंड रेशियो। ठीक है, अभी मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल CJ मतलब हमारी Z की टेबल, 12, 16, 0, 0 हमारे बेसिक वेरिएबल थे, x1, x2, s1 एंड s2। अब सबसे पहले आपको अपने कंस्ट्रेंट में देखना है कि x1 की वैल्यू कितनी है 10, तो हम जस्ट इसको यहां पे पुट कर देंगे 10। x2 की कितनी है 20। क्या इसके अंदर हमने सबसे पहले s1 लिया था, द आंसर इज यस, तो हम s1 की वैल्यू कर देंगे 1। क्या इस इक्वेशन में s2 है, नहीं है, तो हम s2 की वैल्यू कर देंगे 0। ओके, अगेन सेकंड इक्वेशन, x1 इज 8, s2 इज 8, s1 तो गिवन नहीं है तो 0, s2 गिवन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और हमारे सॉल्यूशन में कितने हैं यहाँ पे, दैट इज 120 एंड 80। सबसे पहले हम बेसिक वेरिएबल्स जिनको एलिमिनेट करते हैं वो है जिनको हमने एक्स्ट्रा ऑलरेडी ऐड करा होता है, जो हमारे सॉल्यूशन के पार्ट नहीं होते, तो पहले हम उनको लेकर देखते हैं, दैट इज s1 एंड s2। ये हर क्वेश्चन में सेम ही रहता है। हम जो कंस्टेंट, जो स्लाइड ऐड करते हैं, पहले उन्हीं को अप्लाई करके देखते हैं
कि क्या वो फेजिबल सॉल्यूशन में आ रहे हैं या फेजिबल सॉल्यूशन में नहीं आ रहे। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग बस मुझे इतना बताइए कि ये S1 एंड S2 इनके कोफिशिएंट कितने थे। आप यहां से देख सकते हैं Z की टेबल में 0 एंड 0, तो मैं इनके भी यहां लिख दूंगा 0 एंड 0। इस तरीके से हमारी टेबल बनेगी। वापस मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। दैट इज, मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन था। सबसे पहले मैंने इक्वेशन को इक्वल बनाने के लिए दो स्लैग ऐड किया था, दैट इज S1 एंड S2। जैसे ही मैंने ऐड किया, मैंने टेबल बनाई। B से बेसिक वेरिएबल, CJ Z टेबल 12 16 0 0 एंड दिस इज माय कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल जो मैंने स्लैग 1 एंड स्लैग 2 ऐड दिखाए थे, उसके 0 एंड 0 एंड दिस इज हमारा 120 एंड 80। ठीक है, अब हम इसके बाद अगले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे तक कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है, कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ZJ। क्या कैलकुलेट करेंगे? ZJ। अब ये ZJ निकाला कैसे जाता है, तो ध्यान से सुनना। ये जो कोफिशिएंट है किसका, हमारे बेसिक वेरिएबल का, और इसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम करके देखते हैं, एक बार मैं आपको यहां पे सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, द आंसर इज 0। तो यहां पे हमारा ZJ कितना हो गया, दैट इज 0। अगला 0 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसी तरीके से हमारी सारी वैल्यूज देख लेंगे, तो हम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ये स्टेप हर क्वेश्चन के अंदर हमारा सेम ही रहने वाला है। जिस भी स्लैग को हम ऐड करेंगे वही लेते हैं, उनके हमेशा कोएफिशिएंट 0 0 ही रहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल आपका हर क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज सेम आने वाली है। एंड द फोर्थ वन इज 0। वंस यू कैलकुलेटेड, अब इसके अंदर आपको एक बात ध्यान देनी होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे को Z को क्या बनाता, मैक्सिमाइजेशन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जब भी Z को मैक्सिमाइजेशन बनाना होता है, हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि है हमारी, जो हम लोगों का CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ या तो लेस देन और इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। इट मींस जब भी मैं CJ में से ZJ को माइनस करूंगा, या तो वैल्यू 0 आ जाए और वैल्यू नेगेटिव आ जाए, या तो मेरी वैल्यू कैसी आ जानी चाहिए, 0 आ जाए तो भी मेरा सॉल्यूशन फेजिबल है, और अगर 0 नहीं आता तो मेरी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो भी मेरा सॉल्यूशन फेजिबल माना जाएगा। तो अब हम देखते हैं, दैट इज CJ माइनस ZJ। हम लोग क्या करने वाले हैं, CJ माइनस ZJ। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर हम CJ में से माइनस करेंगे ZJ। तो देखते हैं CJ माइनस ZJ करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास, दैट इज CJ माइनस ZJ। तो मुझे बताओ हमारे पास CJ कितना है 12 और ZJ कितना है हमारा 0। तो 12 माइनस 0 इज 12, 16 माइनस 0 इज 16, 0 माइनस 0 इज 0 एंड लास्ट 0 माइनस 0 इज 0। क्या हमारा सॉल्यूशन फेजिबल, क्या ये वैल्यू हमारी 0 और लेस देन या नेगेटिव है? नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन फेजिबल नहीं है। अभी हमने देखा मैक्सिमाइजेशन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, CJ माइनस ZJ या तो 0 आ जाए या 0 से कम, बट हमारे अंदर दो तो सॉल्यूशन में 0 आ गए, बट दो वैल्यूज भी पॉजिटिव आई थी। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन फेजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारे बेसिक वेरिएबल है S और S2, इनके में से एक वेरिएबल को बाहर जाना पड़ेगा और X1 और X2 इनमें से एक वेरिएबल को अंदर आना पड़ेगा। जो वेरिएबल बाहर जाता है उसको हम बोलते हैं आउटगोइंग वेरिएबल, और जो अंदर आता है उसको बोलते हैं इनकमिंग वेरिएबल। तो या तो S1 या S2 दोनों में से एक वेरिएबल बाहर जाएगा, और जो सेकंड वाली चीज है दैट इज या तो X1 या X2 दोनों में से एक वेरिएबल अंदर आएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई, अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हमें देखना पड़ता है ये जो आपका CJ माइनस ZJ है
इसके अंदर देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0 0 16 12, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 16, मैक्सिमम वैल्यू इज 16। तो आप यहाँ पे एक एरो लगा देंगे, जहां पर भी आप एरो पुट ऑन करते हो इस वाली चीज को आपको बोल दिया जाता है दैट इज की रो। क्या बोल दिया जाता है इसको, सॉरी की कॉलम। क्या बोल दिया जाता है, की कॉलम। इसका मतलब हमें ये तो पता पड़ गया कि हमारा x2 वेरिएबल अंदर आएगा, क्योंकि की रो की कॉलम कौन सा है हमारा, दैट इज x2 वाला। जो वैल्यू हाईएस्ट होती है वो वाले कॉलम को मार्क करते हैं और वही वाला वेरिएबल अंदर आता है। अब x2 तो अंदर आएगा, बट अब ये देखना है कि क्या वो S1 की जगह आएगा या S2 की जगह आएगा। इसके लिए हमारे को चेक करना पड़ता है रेशियो। इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, रेशियो। तो जो भी हमारा की कॉलम है उससे हम डिवाइड कर देते हैं किसको, हमारे सॉल्यूशन को। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना है 120 एंड हियर इट इज 20, तो 120 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 6 एंड दिस इज 80 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको बोलेंगे हम आंसर इज 10। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। द रेशियो इज 6:10। ये हमने कैसे निकाला, जो भी हमारा सॉल्यूशन था उसको हमने डिवाइड कर दिया था कि कॉलम से जो भी हमारे वेरिएबल्स थे। तो यहाँ रेशियो आ गया 6 एंड 10। मुझे बताओ इसके अंदर आपका मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू है 6, तो विल मार्क इट है। हम इसको मार्क कर देंगे किस वाली वैल्यू को, जहां पे हमारा मिनिमम है, और यही वाली जिसको हम मार्क कर देते हैं वही हमारी वैल्यू बन जाती है की रो। क्या बन जाता है, की रो। और जो वैल्यू हमारी की रो बनती है इसके अंदर जहां पे भी ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाता है, दिस इज द पॉइंट जो की कॉलम के अंदर भी था एंड की रो के अंदर भी था। ये पॉइंट हमारा बन जाता है की एलिमेंट। कौन सा बन जाता है, की एलिमेंट। दैट इज अवर की एलिमेंट। तो इसका मतलब हमने इस टेबल से ये चीज देखी कि हमारा x2 वेरिएबल अंदर आएगा एंड s1 वेरिएबल बाहर जाएगा। मतलब s1 इज आउटगोइंग एंड x2 इज इनकमिंग। मतलब हमारा x2 अब टेबल के अंदर आएगा और s1 बाहर चला जाएगा एंड s2 रिमेन द सेम। s2 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का। तो एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूं। हम लोगों ने क्या किया, z हमें गिवन था, उसके बाद हमारे को दो कंस्टेंट्स गिवन थे। तो जैसे ही दो कंस्टेंट गिवन थे उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने s1 एंड s2 स्लैग 1 एंड स्लैग नंबर 2 ऐड किया, जिससे हम इक्वेशन को इक्वल कर सके। और उसके बाद जो भी हम स्लैग ऐड करते हैं उसका इफेक्ट हम z की टेबल पर भी दिखा देते हैं। फिर मैंने टेबल ड्रॉ करी जिसके अंदर बेसिक वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, मेरे स्लैग्स s1 s2 एंड मेरे वेरिएबल्स x1 x2 s1 s2, ये सारी चीजें लेके चला। हमने देखा हमारा cj माइनस zj नेगेटिव या फिर जीरो आ जाना चाहिए, नहीं आया था, तो हमने एक वेरिएबल को अंदर डाला और उसकी जगह दूसरे वेरिएबल को बाहर निकाला। अब इस जगह हम बनाएंगे एक नई टेबल। अगेन सेम टेबल ड्रॉ करेंगे हम, दैट इज cb cj बेसिक वेरिएबल, cj विल रिमेन सेम दैट इज 12। आप देख सकते हैं जो पहले था ये वही रहेगा 12 16, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 0 एंड 0। हमारे जो बेसिक वेरिएबल थे वो भी वापस से सेम रहेंगे, दैट इज x1 x2 s1 s2। यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, दिस विल आल्सो रिमेन सेम cj। अच्छा अब मुझे बताइए क्या s1 हमारा s1 हट रहा है, द आंसर इज यस। हमारा s1 अब हट रहा है, तो s1 की जगह कौन आएगा, अब हमारा s1 की जगह हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा x2, तो यहां पे हमारा कौन आ जाएगा x2 एंड s2 रिमेन सेम, x2 हमारा सेम रहेगा
क्योंकि एंटरिंग वेरिएबल कौन था, x2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 60, एंड s2 का कितना था हमारा, दैट इज 0। x2 का तो कितना था 60 और s2 का कितना था 0, ये लिख दिया हमने। बात समझ में आई। अब हमें इस टेबल को फिल करना है, तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हमारी जो दैट वन मतलब S1 की जगह आपको आ चुका है x2, तो अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रो है उसको डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से। आपको अपनी रो को डिवाइड करना है किससे, की एलिमेंट से। तो मेरा की एलिमेंट कितना है, दैट इज 20। तो मैं इस पूरी की पूरी रो को डिवाइड कर दूंगा 20 से। तो मुझे बताओ 10 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 1/2, 20 डिवाइडेड बाय 20 इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 20 इज 1/20, another is 0. This is our solution, that is 120 divided by 20, इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 6, एंड 80 डिवाइडेड बाय दैट इज 10। ये नहीं करेंगे, पहले हम सिर्फ S1 को कंप्लीट करेंगे। किसको कंप्लीट करेंगे, S1 को, मतलब x2 वाली जो टेबल हमने एंटर करी है इसको करेंगे। दैट इज पूरी टेबल को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 20 से। सॉरी मैंने इस वाले को भी कर दिया था बट नहीं, दैट इज 10/20 इज 1/2, 20/20 इज 1, 1/20 0, एंड 120 डिवाइडेड बाय 20 इज 6। बस मैं यहीं तक करके इसको एक बार स्टॉप कर दूंगा। मैं इसको यहां तक करने के बाद स्टॉप कर दूंगा, मैं इसके आगे नहीं करूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे S2 की वैल्यू निकालनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे S2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है कि मैं S2 किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज आप एक बात ध्यान रखो, जब आप जिसको एंटर कर रहे हो मतलब S1, तो S1 को आपको क्या बनाना था, यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिखी थी आप देख सकते हैं S1 की वैल्यू हमने लिखी थी 1 एंड इधर लिखी थी 0। तो हमें इसको 1 बनाना था एंड इसको क्या बनाना था 0। तो इसको 0 बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज आप अप्लाई करिए। देखिए ओल्ड वैल्यू, जो भी हमारी ओल्ड वैल्यू थी, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। दैट इज हमारे को ये S2 कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो आपके पास ओल्ड वैल्यू कितनी है, दैट इज 8। तो आप इसकी जगह पुट कर दोगे 8 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम कोफिशिएंट ऑफ की कॉलम वेरिएबल। अब इधर देखो, आपका की कॉलम कौन सा है, ये वाला था, आपने आइडेंटिफाई किया था, ये क्या था आपका की कॉलम, ये लिखा था हमने, दैट इज की कॉलम। तो की कॉलम कौन सा है, ये वाला। एंड अभी अभी आपने देखा आपका की एलिमेंट कौन सा बना था 20। तो 20 के सामने आपके पास कौन सा था, करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, दैट इज 8। आपके 20 की एलिमेंट के जो करस्पॉन्डिंग होती है उसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 8 मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू। तो आपका की एलिमेंट कौन सा था 20, इसके करस्पॉन्डिंग में रो में कौन सी वैल्यू है, देखो बच्चों ये हो गई रो और ये हो गई कॉलम। तो की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में ये था और की रो के करस्पॉन्डिंग में कौन सा था 10। तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10 एंड की एलिमेंट इज हमारा 20। की एलिमेंट कितना 20। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी, हमारे पास 4। करके देख लेते हैं, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 80 डिवाइडेड बाय 20 इज 4 एंड 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4
बात समझ में आई? क्लियर है? चलो सेकेंड, व्हाट इज हमारी ओल्ड वैल्यू कितनी है? द ओल्ड वैल्यू इज 8। ओल्ड वैल्यू अगेन हमारी कितनी है? 8 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, तो हमारा की एलिमेंट कौन सा है? 20 और करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 8, तो 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय की करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, तो करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार हमारी? 20, क्योंकि सेकंड का निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट आपका सब में सेम रहेगा, दैट इज 20, दैट इज योर 20। क्लियर है? तो अब एक बात ध्यान से देखो, 8 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 160, डिवाइडेड बाय 20 इज 8 एंड 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर है? आई होप इस बार आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड हम एक और बार करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से आ जाएगा ये वाली चीज। द ओल्ड वैल्यू इज 0, तो ओल्ड वैल्यू की जगह मैंने पुट किया 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, इस बार कितनी हो जाएगी? की वैल्यू 1 एंड माइनस की एलिमेंट जो था हमारा 20, तो 0 माइनस 0 में से हमने क्या माइनस किया? 8/20, तो 8/20 को हम लिख सकते हैं दैट इज 2/5, तो माइनस का 2/5, हमारी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2/5। अब हम अगला करके देखते हैं, दैट इज हमारी ओल्ड वैल्यू कितनी है? दैट इज 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू दैट इज 0 अपॉन की एलिमेंट कितना है हमारा? 20, की एलिमेंट इज अवर 20, तो 1 माइनस ये 0 हो जाएगा तो 1, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 1, कितनी आ चुकी है? 1, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1। अगेन हम यहां पर भी करेंगे, दैट इज ओल्ड वैल्यू इज 80, ओल्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास? 80, सेम विद दिस 80 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 8 इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 20, तो इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 32, ये आपका कितना आ जाएगा? 32। बात समझ में? अगेन वी विल कैलकुलेट, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वही हमारा दैट इज हम किसको कैलकुलेट करेंगे? हमारा ZJ, क्या निकालेंगे? ZJ, तो यहां हम निकालेंगे ZJ, एंड ZJ कैसे निकलता है? 16 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो मुझे बताओ 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8, 16 into half plus 0 into 4, 16 into 1 plus 0 into 0 that is 16, 16 multiply by 1/20, तो ये आपका आ जाएगा 16/20, कितना आ जाएगा? 16/20 is 4/5, ये आपका आ गया 4/5 एंड अगेन आ जाएगा यहाँ पे आपका 0, ये आपका कितना आ जाएगा? 0। आई होप क्लियर होगा। अब जैसे ही Z से निकाल देते हैं, हमारा अगला स्टेप होता है CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ। अब हमें ध्यान देना होता है, अगर CJ माइनस ZJ या तो मेरा 0 आ गया या मेरा नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाता है? ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मतलब फेजेबल सॉल्यूशन। तो वी विल ट्राई एंड वील होप फॉर द बेस्ट कि ये हमारा या तो नेगेटिव आ जाए या 0 आ जाए, जिससे हमारा सॉल्यूशन फेजेबल और ऑप्टिमम निकल जाए। तो 12 minus 8 that is 4, 16 minus 16 is 0, that is minus 4/5 and 0 minus 0 is 0। तो क्या हमारी ये वैल्यू 0 है? हाँ 0 है, चलेगी, माइनस है चलेगी, 0 है, बट दिस वैल्यू इज आपकी अगेन कैसी आ गई?
पॉजिटिव, इसका मतलब सॉल्यूशन फेजिबल नहीं है। तो इसका मतलब होगा एक स्लैग को वापस से बाहर जाना पड़ेगा एंड दूसरा स्लैग को वापस से अंदर आना पड़ेगा। तो या तो x2 बाहर जाएगा या फिर s2 बाहर जाएगा। अब या तो x1 अंदर आएगा क्योंकि ये तो हो जा चुका था, तो x1 अंदर आएगा और इन दोनों में से देखना पड़ेगा। तो अगेन वी विल अप्लाई द सेम स्टेप। मुझे बताओ cj माइनस zj में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? द आंसर इज, हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है 4। कौन सी है? 4। तो जो भी सबसे बड़ी वैल्यू आ जाती है ये चीज हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है की रो कॉलम। ये हमारा बन गया की कॉलम। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि या तो x2 अंदर जाएगा, मतलब ये तो पता पड़ गया कि x1 एंटर करेगा। अब या तो x2 की जगह करेगा या s2 की जगह करेगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? रेशियो। और रेशियो के लिए वी हैव टू डिवाइड 6 divided by 1/2 that is equals to 12 and 32 divided by 4 that is equals to 8। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? द आंसर इज 8। तो मैं 8 के ऊपर एक एरो पुट करूंगा। जैसे ही अपन 8 के ऊपर एक एरो पुट कर देते हैं तो मतलब ये हमारा क्या बन चुका है? दैट इज अवर की रो। एंड जहां पे ये इंटरसेक्ट कर जाता है दोस्तों, आप लोग ही मुझे बता दो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। इट मींस S2 को अब बाहर जाना पड़ेगा और हमारा x1 एंटर करेगा। x2 बाहर जाएगा, x1 एंटर करेगा एंड होल स्टेप विल रिमेन सेम जो हमने पहले करा था। सो आई एम रिविंग दिस ऑल एंड ये आपके पास सॉल्यूशन हमारा है सो दैट हम आगे कर सके। आई होप आपने यहां तक कर लिया होगा। अब हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे एक बार दोबारा से मेरी पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। दैट इज CB basic variable and CJ that will remain same 12, 15, 16, 12, 16, 0 and 0. This is x1, x2, s1, s2 बेसिक वेरिएबल थे हमारे। बेसिक वेरिएबल में हमें पता है पहले तो हमारे पास कौन सा था? दैट इज x2। x2 तो रहेगा ही रहेगा और x2 के हमारे पास कितने थे? 16। z टेबल से देख सकते हैं आप 16। एंड अभी अभी हमने देखा s2 बाहर जाएगा और x2 की जगह हमारे पास x1 आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे x1। कौन सा लिखेंगे? x1। x1 और इसका x1 का कितना है हमारे पास? 12। आई होप क्लियर होगा। x1 का हमारे पास कितना है? 12। तो x1 का हमने देखा दैट इज 12 एंड x2 का था हमारे पास 16। तो मुझे बताओ हमने एंटर किसको किया है? हमने एंटर किया है x1 को एंड दिस विल रिमेन, ये न्यू था। तो सबसे पहला हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा की एलिमेंट कौन सा था? दैट इज 4। तो इस वाली टेबल को हमें 1 बनाना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो मैं पूरी की पूरी की रो को डिवाइड कर दूंगा की एलिमेंट से, मतलब की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है, तो दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1, 0 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2 by 5 डिवाइडेड बाय 4 तो इट विल बिकम माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 एंड अगेन आगे मैं करूंगा 1 by डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1/4। उसके बाद हमारे पास है 32, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 8। आई होप क्लियर होगा यहां तक भी आप लोगों को बहुत अच्छे से। अब मुझे क्या निकालना है? x2 निकालना है, दैट इज x2। तो इस बार तो आपको फॉर्मूला आई थिंक याद हो ही चुका होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? तो मैं क्या करूंगा? ओल्ड वैल्यू
ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। दिस इज वेरी सिंपल। अब हमें याद हो चुका है। तो व्हाट इज आवर ओल्ड वैल्यू, मुझे बताओ हमारी ओल्ड वैल्यू कितनी थी। हमारी ओल्ड वैल्यू आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन थी, जो हमने देख रखी है। मुझे बताओ कितनी थी हमारी ओल्ड वैल्यू। हमारी ओल्ड वैल्यू थी दैट इज 1/2। कितनी थी हमारी ओल्ड वैल्यू, दैट इज 1/2 माइनस 1/2 है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। मुझे बताओ मेरा की एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 4। इसका करस्पॉन्डिंग की कॉलम कौन सा है, 1/2। तो दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी हमारी 4 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट इज 4। तो जब 1/2 माइनस 1/2 इन सबको करेंगे तो इट विल बिकम 0। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। इसी तरीके से अब हम जब अगला करेंगे तो मुझे बताइए हमारे पास ओल्ड वैल्यू कितनी है। द ओल्ड वैल्यू इज 1। ओल्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो मेरा की एलिमेंट कितना था, 4। इसके ऊपर हमारा करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, मतलब दिस वन दैट इज 0 अपॉन की एलिमेंट मेरा कितना है, दैट इज 4। तो हमारा यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, द आंसर विल बिकम 1। सेम वे विथ मैं किसके साथ करूंगा, S1 एंड S2। तो S1 में मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू कितनी थी, ओल्ड वैल्यू इज व्हाट, हमारे पास ओल्ड वैल्यू आपकी कितनी गिवन थी, ओल्ड वैल्यू इज गिवन 1/2। तो 1/2 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो हमारा दिस इज करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, और हमारी करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 2/5। 2/5 एंड डिवाइडेड बाय की एलिमेंट दैट इज 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/10। एंड लास्ट हम किसके लिए करेंगे, S2। एंड जब आप उसको करेंगे दैट इज S2 की ओल्ड वैल्यू कितनी थी हमारे पास, दैट इज 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय, उसके साथ हम करेंगे दैट इज कितना है हमारे पास 0 एंड होल डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पे जो आपके पास वैल्यू आएगी दिस इज -1/8, -1/8 दैट इज -1/8। एंड इसी तरीके से जब आप यहां सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 2। तो ये हमारे पास टेबल तैयार हो जाएगी सॉल्यूशन की, और यहां पे हमारा होता है रेशियो। अब वही वाली चीज हम अगेन करेंगे, दैट इज हम निकालेंगे ZJ। और ZJ कैसे निकलता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 0, 12 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, 12। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हो जाएगा हमारा 16। अगेन 16 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय -1/10, तो इट विल बिकम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/5। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/5। अगेन 16 मल्टीप्लाई बाय -1/8 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बिकम हमारी 1। अगेन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 32 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 96, तो इट विल हमारा टोटल आ जाएगा 128। हमारा टोटल आ गया 128। अगेन वही स्टेप करेंगे CJ माइनस ZJ, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि अगेन CJ माइनस ZJ या तो नेगेटिव हो या फिर जीरो हो। अगर जीरो या नेगेटिव आता है इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन इज फेजिबल एंड सॉल्यूशन इज कंप्लीट। तो मैं करके देखता हूं, 12 माइनस 12 इज 0, 16 माइनस 16 इज 0, 0 माइनस 2/5 दैट इज माइनस का 2/5 एंड 0 माइनस 1 इज -1। जी हाँ दोस्तों, क्या CJ माइनस ZJ
या तो मेरा 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, द आंसर इज यस। और जैसे ही मेरा जब भी Cj माइनस जेड से 0 या फिर नेगेटिव आ जाता है, मेरा सॉल्यूशन इज फेजेबल। एंड ये जो मेरे पास x1 एंड x2 की वैल्यू है जो मैंने ग्राफ से सीखी थी पहले, वो ये वाली वैल्यूज हो जाती है। दैट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन फेजेबल है। एंड हमारी जो दो वैल्यूज निकली है दैट इज ये जो आपको इधर गिवन है दैट इज x एंड x2। तो x1 की वैल्यू एंड x2 की, तो ये आपकी हो गई x1 की वैल्यू कितनी है 12 जो आपने निकाली अभी। तो x1 इक्वल्स टू 12 एंड x2 की वैल्यू आ चुकी है 16। एंड हम इसको पुट कर देंगे हमारी z की टेबल में, दैट इज 12, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, दैट इज 12 इंटू x1 की वैल्यू हमें लेनी है 12 प्लस 60 इंटू 16, दैट इज हमारा टोटल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड यही हमारा मैक्सिमम सॉल्यूशन था। एंड इस तरीके से हमने सीखा कि सिंप्लेक्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करेगा एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।